नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया जाएगा। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है और कौन कौन सी इनकी प्रोसेस होती है, ये आप लोगों को आज बताया जाएगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन की परिभाषा आप किसी से निकाल सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। दुनिया के जितने भी जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, छोटा जो दिखता नहीं है, और जितने भी हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स हैं, वो सभी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, ये सामान्यतः 3 प्रकार से बताई गई है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9-10 से बच्चों को बतलाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें एक शब्द आता है बार बार, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? हिंदी अगर आप जानते हो, जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है किसी भी जीव की? अगर आपसे पूछे कि आपकी जीवन अवधि कितनी है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 साल, 60 साल, सभी जीवों की अपनी, सभी जातियों की, जीव नहीं कहेंगे, जाति कहेंगे, सभी जातियों की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है, निर्धारित होती है। अगर आपसे कहें कि एक तितली की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 से 3 सप्ताह होती है। 2 and 3 वीक, सप्ताह होती है। 2 से 3 सप्ताह तक का जीवन काल होता है इनका। हाथी में कितना होता है? हाथी में आपने सुना होगा 75 साल, 80 साल तक हाथी जीवित रहते हैं। इसी प्रकार से अपनी तो आपको मालूम ही होगी, मनुष्यों की 60 साल, 80 साल तक मनुष्य की मानी जाती है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जीवित रहने वाले जंतुओं में अगर कहा जाए तो कछुआ होता है, जिसकी उम्र लगभग 150 साल मानी जाती है। ये तो बात हो गई जंतुओं की। इसी प्रकार पौधों की भी अपनी आयु होती है, कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक होता है। कई वर्ष का मतलब 200 साल, 300 साल तक भी मानी जाती है। इनसे ज्यादा भी होती है। पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष और भी इनसे बहुत पुराने वृक्ष हैं जिनकी उम्र 300-400 वर्ष तक भी मानी गई है। आप लोग खाते होंगे जैसे गेहूं, चावल, देखते होंगे हर वर्ष किसान खेती करता है। इनकी खेती कितने महीने में पूरी हो जाती है? 3 महीने, 4 महीने में इनकी फसल पककर तैयार होकर सब बाहर हो जाती है। मतलब बीज बोने से लेकर बीज पैदा करने तक इनकी जो अवधि होती है वही कहलाती है लाइफ स्पैन। मनुष्य में भी यही होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर शादी वादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, जीवन अवधि खत्म। तो ये शब्द इस रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपनी जाति को ही बचाने के लिए ये सारी प्रक्रिया होती है। पृथ्वी के जन्म होने के पश्चात, अब पृथ्वी का भी जन्म हुआ है, इसकी भी अपनी आयु है, इसका भी अपना समय काल है, और लोगों ने बताया कि ये भी समाप्त तो होगी कभी न कभी, आज नहीं, बहुत दिनों बाद हो सकती है। तो पृथ्वी के जन्म के बाद इसमें जीवन का जो
जीवन जो अस्तित्व में आया, जीवन जो पैदा हुआ वायरस के रूप में, और वायरस से लेकर आज मानव तक सारे इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी से इनकी स्पीशीज आगे बढ़ती जाती है। ठीक, तो ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते, टॉपिक में आते हैं। रिप्रोडक्शन स्पेशली जैसे बताया हमने 3 प्रकार का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लिख देते हैं एक बार, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार का। अब कभी कभी बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है इन चीजों में, कि कभी आप पढ़ते हैं केवल 2 प्रकार का होता है, कभी आप पढ़ते हैं 3 प्रकार का होता है। तो थोड़ा सा 12th क्लास के बच्चों में या 11th क्लास के बच्चों में ये समस्या आ जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से मिलता है। आप 3 किताबें उठाइए, 3 किताबों में आपको 3 प्रकार का मिल जाएगा, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं। आप एक ऐसा हिसाब लगाएं कि ये 3 प्रकार का ही है, ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये कुछ प्लांट्स में ही पाया जाता है, स्पेशली आप कहें प्लांट्स में ही पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में, और इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से प्लांट्स में जाना जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सभी में पाया जाता है, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में, स्पेशली वेल डेवलप्ड फॉर्म में ये पाया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये थोड़ा सा इसकी प्रोसेस अधिक भी है, ज्यादा भी है, और तो इसको मैं अभी इसमें नहीं शामिल करूंगा इस वीडियो में, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन पूरा चलता है। तो आज आपको सिर्फ पढ़ना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ जानकारी आपको पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले आज आपको करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, नाम से समझ सकते होंगे, एसेक्सुअल। बायोलॉजी में एक टर्म मैं आपको समझाता हूं, ज्यादातर 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर बायोलॉजी में क्या होता है, जहां पर कहीं शब्द पर ए आ जाए, किसी शब्द के पहले ए अगर आ जाए तो ए का मतलब ही होता है, ए का मतलब नॉट आप कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए बनाया है इसको पढ़ने के लिए, आप मेरे हिसाब से समझ सकते हैं कि ए का मतलब नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा सिंपल हो जाती है फिर, एसेक्सुअल, जिसमें सेक्सुअल नहीं पाया जाता वो एसेक्सुअल है। अब प्रश्न आ गया दूसरा कि सेक्सुअल क्या होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो और गैमीट्स के मध्य फ्यूजन हो, तो वो कहलाएगा आपका सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन ना हो और उनकी मध्य फ्यूजन भी ना हो, तो वो हो जाएगा आपका एसेक्सुअल। एसेक्सुअल थोड़ा सा एक दूसरे वे में चलते हैं। एसेक्सुअल जो होता है एक प्राणी के द्वारा होता है, जैसे आप सुनते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्राणियों के मध्य होता है, मेल फीमेल, नर मादा समथिंग। एसेक्सुअल जो होता है वो केवल एक प्राणी, एक रेस्पॉन्सिबल होता है। आप उसको कुछ भी मानो, मेल मान लो या फीमेल मान लो, कुछ भी मान लो, वो एक के द्वारा ही होगा और वो अपने द्वारा अपने ही समान एक नए संतान को पैदा कर देता है। जो उत्पन्न संतान होगी वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मतलब आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने
पेरेंट्स के समान ही होगी, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए इसको कुछ जगह पर क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ, क्लोन भी कहा जाता है कि इनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो क्लोन कहलाती हैं। क्लोन का मतलब ये होता है फोटोकॉपी, जिराक्स, ऊपर रखो नीचे से उसी तरह की निकल आती है। इसमें भी वही होता है, जैसा पेरेंट्स है उसी तरह, कोई वेरिएशन नहीं आता, आनुवंशिक रूप से विशेषता होता, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, दरअसल एसेक्सुअल थोड़ा सा समझ में तब आ जाता है ज्यादा जब आपको सेक्सुअल आता है। तो सेक्सुअल चूंकि मैंने इसको तीसरी स्टेज में रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा, पर इतना समझे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें केवल एक प्राणी भाग लेता है या एक जीव के द्वारा ही संतानें उत्पन्न की जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आ जाते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रकार में। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मैंने जैसे कहा ना, प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सूक्ष्म छोटे जीवों में, ना दिखने वाले या बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा, स्पेशल टाइप्स स्ट्रक्चर के द्वारा होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं स्पोर्स। स्पोर्स, अब स्पोर्स क्या है, तो स्पोर को समझने के लिए आप थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी ही होंगी कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल होती है, पढ़ा होगा ना। तो कोशिका जो होती है उसमें विशेष दो चीजें होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है उसका अपना केंद्र, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। आप बनाते भी जाइएगा, देखते जाइए, बनाते जाइए, और अगर हमारी स्पीड थोड़ा ज्यादा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर थोड़ा सा धीरे। ओके, आ जाइए। ये बीच में जो संरचना होती है न्यूक्लियस कहलाती है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर जो भरा हुआ मटेरियल होता है, और इस मटेरियल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये दो मुख्य चीजें होती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से मिलाकर बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अब स्पोर्स जो बनते हैं, स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स या लोअर प्लांट्स में। तो उनकी जो बॉडी होती है, लोअर प्लांट्स में आते कौन है, एल्गी, फंजाई, ये सब चीजें आती हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको थैलस कहा जाता है। तो थैलस की जो संरचना होती है वो कुछ जीवों में यूनिसेलुलर होती है, कुछ में मल्टीसेलुलर हो सकती है। तो यूनिसेलुलर का मतलब एक ही कोशिका होगी उसमें। तो जैसे एक कोशिका है तो उसके एक कोशिका में आप लोगों ने एक चीज और थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बरसात के समय छतों में बारिश का पानी गिरता है, बहुत हरे हरे रंग की काई निकल आती है, देखा हुआ, काई निकलती है, चिपचिपी सी होती है, फिसलन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे बरसात खत्म होती है, धूप तेज निकल आती है, पानी बिल्कुल समाप्त हो जाता है, आप देखेंगे वहां से वो हरे रंग की काई खत्म, काले रंग का कुछ पाउडर जैसा पड़ा रहता है। अब वहां पे आपको वो काई नहीं दिखेगी। लेकिन नेक्स्ट सीजन जब फिर से बरसात होती है तो आप देखेंगे फिर से वो हरी भरी हो जाती है। तो वहां पर ऐसा तो होता नहीं कि कोई कि आप छत में जाते हैं और जाकर काई या एल्गी को जिसे कहते हैं, एल्गी को आप जाके वहां पर कुछ बुआई करते हो या उनकी फसल खेती करने जाते हो आप छत में, नहीं होता ना, वो अपने आप उगाती है। तो वो अपने आप उगती कैसे है, ये एल्गी के छोटे छोटे वही पड़े होते हैं स्पोर्स,
जो अगली बरसात का इंतजार करते हैं, और जब बरसात आती है तो ये फिर से पनप जाते हैं, फैल जाते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है वो है मैं बता रहा हूं। इनके निर्माण के समय सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो पहले तो सेल जो होती है बरसात रहेगी, बरसात में ये खूब फले फूलेगी, लेकिन जब बरसात खत्म होने लगती है तो ये क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए कि मेरी जिंदगी सुरक्षित रहे, मेरा अपना जो अस्तित्व है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए ये अपने पूरे न्यूक्लियस और पूरे साइटोप्लाज्म को एक गोल संरचना में परिवर्तित कर देती है। ऐसे अंदर प्रोटोप्लाज्म को गोल संरचना में परिवर्तित कर देती है, या फिर कोशिका के चारों ओर, सेल के चारों तरफ एक आवरण तैयार हो जाता है। इस बनी हुई संरचना को ही कहते हैं स्पोर। अब इस स्पोर पर, ये जो बन चुका स्पोर, ये सेल नहीं बची, ये स्पोर हो गया। इस स्पोर पर पानी की कमी का, तेज धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये उसी तरह आपकी छतों में, दीवालों में हवा के रूप में, कणों के रूप में, धूल के रूप में पड़े रहेंगे। जब नया मौसम आता है, नेक्स्ट बरसात होती है, तो फिर से इसकी दीवार पूरी गल जाती है पानी से, और ये जो एल्गी होती है ये विकसित हो जाती है। ये कहलाते हैं स्पोर। पहले तो मैंने आपको स्पोर बताया, स्पोर बनता है कैसे है। अब आपको समझना है कि स्पोर कितने प्रकार के बनते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, किसमें किसमें? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में होता है, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पोर्स में आ जाइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। पहला इसमें बाई जू स्पोर, दूसरा है ए प्लेनो स्पोर, तीसरा है हिप्नो स्पोर, चौथा है पामेला स्टेज, पांचवा है एकाइनीट। स्पोर्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के आपको बता रहे हैं। जैसे एक और है, लिख देते हैं ऑटो स्पोर। थोड़ा थोड़ा सा समझना है। अच्छा, स्पोर की जो परिभाषा बताई थी, स्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस बताई थी, वो सब में सेम है। ठीक है, एक चीज मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि जब पानी आदि खत्म होने लगता है। यहां पर जीवों के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है अनुकूल परिस्थिति, फेवरेबल कंडीशन, और दूसरी होती है प्रतिकूल परिस्थितियां, अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये होता है जिस मौसम में इन पौधों की, प्लांट्स की, लोअर प्लांट्स की ग्रोथ सही प्रकार से नहीं हो पाती, उनको फूड नहीं मिलता, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, रेस्पायरेशन नहीं हो पाता, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं या इन पर रुकावट आ जाती है, वही मौसम, वही क्लाइमेट कहलाता है इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, मतलब फिर से बरसात आ जाएगी। ठीक है, तो ये जर्मिनेट होते हैं और पुनः अपनी लाइफ आगे को बढ़ाते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन की परिभाषा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा।
कि ये स्पोर्स क्या होते हैं। देखो जैसे जू स्पोर अभी मैंने लास्ट में अभी बताया था कि ये जैसे सेल है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म ऐसे रूपांतरित होकर ऐसे कोल संरचना में बदल जाता है, जैसे स्पोर। अब यहाँ पर स्पोर सब में लिखा हुआ है, स्पोर स्पोर, देखिए कुछ में नहीं लिखा, स्पोर सब में ज्यादातर लिखा हुआ। तो यहाँ पर केवल कुछ चीजों का अंतर आ जा रहा है। जो स्पोर वो स्पोर कहलाएंगे जिस स्पोर में फ्लैजिला पाए जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, चलने के लिए, गमन करने के लिए इनके पास अंग होते हैं, जैसे आपके पास पैर होते हैं, उसी प्रकार से स्पोर्स के पास ऐसी संरचनाएं होती है जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। यदि स्पोर में फ्लैजिला है तो वो कहलाएगा जू स्पोर, ठीक है। एप्लाइनोस्पोर जो होता है वो फ्लैजिला लेस होता है, मतलब ए फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। देखो ए शब्द आया ना, अभी कहा था मैंने, ए का मतलब नहीं, जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता उसको ए फ्लैजिलेट कहा जाता है। तो फ्लैजिला विहीन, फ्लैजिला नहीं होता है, वो स्पोर कहलाएंगे एप्लाइनोस्पोर। हिप्नोस्पोर जो होता है, हिप्नोस्पोर की थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम है कि जब ये स्पोर बनता है तो ये स्पोर अपने चारों तरफ एक मोटा ऐसे थिक, ये थिक सेल वॉल बना लेता है। क्या बनाता है? थिक सेल वॉल। अब इस स्पोर को आप कहेंगे हिप्नोस्पोर, ठीक है। अब आता है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है कि एक सेल है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे, और ये सारे स्पोर जो होते हैं एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा, म्यूसिलेजिनस सीथ के द्वारा, चिपचिपे पदार्थ के द्वारा ये घिरे होते हैं ऐसे ऐसे। दरअसल इनको, ये जो स्पोर दिख रहे हैं, इस स्पोर को आप पामेला नहीं कहेंगे। ये जो प्रोसेस बन रही है, इसमें स्पोर बने, स्पोर के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस सीथ बना, तब इस अवस्था को कहा जाता है पामेला स्टेज। ये जो स्पोर हैं ये आपके जू स्पोर भी हो सकते हैं या फिर एप्लाइनो स्पोर भी हो सकते हैं। ये अवस्था कहलाती है पामेला स्टेज, ओके। एकाइनीट क्या होता है? एकाइनीट में सेल जो होती है उस सेल के चारों तरफ आवरण बनता है ऐसे। थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज मत होना। यहां पर देखिए क्या हुआ हिप्नोस्पोर में,